हेलो बच्चों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के टॉपिक ट्रांसफार्मर के शेष क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 231 क्वेश्चन देखिए। 231 क्वेश्चन दिया है, दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ना है हमें। एक ट्रांसफार्मर का जैसे आउटपुट है 11,000 वोल्टेज, दूसरे का भी 11,000 वोल्टेज है, तो उन दोनों को पैरेलली जोड़ना है। पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का इसलिए किया जाता है जिससे कि हम अधिक से अधिक लोड को हैंडल कर सकें। ठीक है, लोड बढ़ने पर हमारे दो ट्रांसफार्मरों को पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों का फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। पहले ट्रांसफार्मर का फेज सीक्वेंस अगर RYB है, दूसरे का भी RYB होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। कला अनुक्रम या फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मस्ट भी सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर फेज सीक्वेंस अगर जो है समान नहीं है तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो है फूक जाएगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेज सीक्वेंस को देखकर ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ना। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 232 क्वेश्चन देखिए, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो बड़े ट्रांसफार्मर में हमारा कॉपर जो है कम से कम लगे, कम से कम खपत हो कॉपर की। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए जो कोर होती है उसको स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट करते हैं, चरणबद्ध कोर व्यवस्था या यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, स्टेप्ड कोर का यूज किया जाता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाया गया ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हमारा ये बना हुआ है ये एयर कोर ट्रांसफार्मर है। ए वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन आ गया कि हाई वोल्टेज को मापना है। अगर आपको हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज को अगर मापना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज होगा। क्योंकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उच्च से उच्च वोल्टेज को कितने वोल्ट में कन्वर्ट करता है, 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। उसको आसानी से किसी वोल्टमीटर से मापा जा सकता है। ठीक है, 235 क्वेश्चन देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में लगे ब्रेदर में नमी कैसे नियंत्रित किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर में एक ब्रीदर लगा होता है जिसके माध्यम से ट्रांसफार्मर के अंदर टैंक में हवा प्रवेश करती है। वह हवा नमी युक्त ना रह जाए, नमी उसमें ना चली जाए, इसलिए ब्रीदर में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है जो कि अंदर जाने वाली हवा की नमी को क्या कर लेता है, वो सोख लेता है। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है ब्रीदर में नमी को सोखने के लिए। ठीक, अब इसमें जो है 236 क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा कौन सी हानि का पता किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में हमने बताया था, ट्रांसफार्मर में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है और एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वाइंडिंग को शॉर्ट करके टेस्ट किया जाता है और ओपन सर्किट टेस्ट में वाइंडिंग को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, तब टेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा कॉपर लॉस पता करने के लिए होता है और ओपन सर्किट टेस्ट हमारा आयरन लॉस पता करने के लिए होता है। ठीक है, कोर हानि या आयरन लॉस को पता करने के लिए होता है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। कोर हानि, कोर में होने वाली हानि को बोलते हैं आयरन लॉस, आयरन लॉस। ठीक है, और आयरन लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, इन दोनों का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा दोनों मिला के क्या बनता है, हमारा कोर लॉस बनता है या आयरन लॉस बनता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम कुल कोर लॉस पता करते हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। 237 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है, इससे नमी का निर्धारण होता है। ट्रांसफार्मर के तेल का क्रैकल टेस्ट हम ट्रांसफार्मर के तेल में उपस्थित नमी को ज्ञात करने के लिए करते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। 238 क्वेश्चन देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड कोर हमारी होती है। डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, अच्छा 239 क्वेश्चन देखिए, दिया है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ये ट्रांसफार्मर, इसमें दो वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे दो कोर हैं, दोनों कोरों पे अलग अलग ही वाइंडिंग की गई है।
इसे बोलेंगे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, सेल टाइप होता तो एक ही वाइंडिंग पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लपेटी रहती। ठीक है, तो कोर टाइप में दोनों अलग अलग होती हैं, ध्यान रखिएगा इसको। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? पावर ट्रांसफार्मर में जो एक्सप्लोजन वेंट होता है, जो कि अंदर की जो प्रेशर होता है उसको रिलीज करने के लिए होता है। ठीक है, जो भी पेन वेंट प्लग होता है वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए होता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। बिजली ट्रांसफार्मर बुकहोल्ज रिले का क्या कार्य है? तो बुकहोल्ज रिले वही ट्रांसफार्मर में जो रिले यूज होता है ट्रांसफार्मर में होने वाली आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा करने के लिए। तो इसमें दिया है बुकहोल्ज रिले का काम उच्च तापमान से सुरक्षा, तेल में प्रवेश में नमी सुरक्षा, टैंक में दबाव लोडिंग सुरक्षा, अतिभार और लघुपतन दोनों से सुरक्षा। तो इसमें होगा ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा के लिए हम क्या यूज करते हैं? बुकहोल्ज रिले यूज करते हैं। इसके ऊपर हम बता दें, और इस उच्च तापमान से सुरक्षा के लिए उसमें एक टेम्परेचर मीटर लगा होता है, और तेल में नमी सुरक्षा के लिए सिलिका जेल भरी होती है। टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा करने के लिए उसमें वेंट प्लग लगा होता है, और अतिभार और लघुपतन ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के लिए हम बुकहोल्ज रिले का यूज करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो है टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरण देने के लिए। ठीक है, विभव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में अधिक टर्न्स होते हैं और जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होते हैं। जैसा इसलिए किया था जिससे कि अत्यधिक प्रेरण उत्पन्न हो। ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 243 क्वेश्चन। वितरण ट्रांसफार्मर में सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप में क्यों जुड़े होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? जो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगा है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, या किसी शहर 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 के किनारे जो ट्रांसफार्मर लगा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग घरों में या अलग अलग कॉलोनियों में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में या ऊपर से हमें 3 तार आते हैं, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग से 4 तार निकलते हैं। तो 4 तार हमारा निकलता है तो चारों तारों में 3 तो फेज के होते हैं आर वाई भी, और चौथा तार जो होता है वो न्यूट्रल का होता है। तो ऐसा तभी संभव है जब प्राइमरी वाइंडिंग हमारी स्टार में रहेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हमारी सॉरी गलती होगी, प्राइमरी वाइंडिंग हमारी डेल्टा में रहेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी स्टार में रहेगी, क्योंकि स्टार में रखने पर हमें एक न्यूट्रल मिल जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग को जो है वो स्टार में हम रखते हैं, जिससे कि हमें सेकेंडरी साइड 4 तार मिल जाएँ, 3 फेज के और एक न्यूट्रल की, क्योंकि न्यूट्रल की ज़रूरत हमें होती है घरों में सिंगल फेज सप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो 243 का जो है इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। टू इजी डिस्ट्रीब्यूट 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज और 4 तार प्रणाली, 3 फेज 4 तार प्रणाली को बोलते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम, कि उसमें 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल का तार होता है, तो कुल मिला के 4 तार हो जाते हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 244 क्वेश्चन देखिए, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस तरह का ईएमएफ प्रेरित होता है? तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमेशा अन्योन्य म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक वाइंडिंग का फ्लक्स दूसरे से लिंक करता है तो दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, और ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे भी कार्य करता है हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर वहीं हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता, ऑटो ट्रांसफार्मर में जानते एक ही वाइंडिंग होती है, उसी उसी के कुछ पोर्शन को प्राइमरी वाइंडिंग और कुछ पोर्शन को सेकेंडरी वाइंडिंग में बनाते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो घटना होती है वो स्वप्रेरण की घटना होती है या सेल्फ इंडक्शन की घटना होती है।
लेकिन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जिसमें दो वाइंडिंग होती है, दोनों वाइंडिंग अलग अलग कोर पर लपेटी जाती हैं, उसमें अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है। तो ये दोनों चीज़ें आप क्लियरली याद रखिएगा। यहाँ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पूछ रहा है, इसलिए यहाँ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। अगर यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर होता तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या स्व प्रेरित ईएमएफ, ये वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है। 245 क्वेश्चन देखिए, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं? तो तांबे के नुकसान का निर्धारण मतलब कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का निर्धारण कैसे होता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके। ठीक है, इसमें वाइंडिंग को शॉर्ट करके उसमें जाने वाली कुल विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम किसी भी ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस का निर्धारण करते हैं। इसकी हिंदी थोड़ी जटिल है, हिंदी से भाव समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि इंग्लिश से एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कर रहा है उस वो चीज़ में क्लियर हो पाती है। ठीक है, तो इंग्लिश ज़्यादा इसमें सटीक है। इसमें जो है शॉर्ट सर्किट सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? फेराइट कोर हमारा क्या होता है? एक ऐसा कोर होता है जिससे जो ट्रांसफार्मर बनता है वो हमारा उच्च फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, तो फेराइट कोर हमारे रेडियो रिसीवर हमेशा उच्च फ्रिक्वेंसी पे ही काम करते हैं। तो रेडियो रिसीवर में फेराइट कोर यूज होने का क्या कारण है? इसमें जो है नियत हानि को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस। ठीक है, कांस्टेंट लॉस को कम करने के लिए, ये वाला ऑप्शन सही हुआ इसमें। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? तांबे के उपयोग को कम करना। स्टेप्ड कोर, हमेशा ट्रांसफार्मर में जो स्टेप्ड कोर यूज होती है, स्टेप्ड कोर ये क्या होती है? कॉपर के यूज को, कॉपर उसमें कम से कम लगे इसके लिए यूज की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। 248 क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में तेल में नमी के लिए ब्रेजर में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया है? हमने बताया था ट्रांसफार्मर के तेल में नमी ना चली जाए अंदर, उसके लिए ब्रीजर में क्या यूज किया था? सिलिका जेल यूज किया था। ये वाला ऑप्शन सही होगा। और सिलिका जेल क्या होता है? फ्रेश सिलिका जेल हमेशा क्या होता है? नीले कलर का होता है, लेकिन जब ये नमी को सोख लेता है तो इसका रंग हो जाता है गुलाबी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फ्रेश सिलिका जेल का कलर कैसा होता है? तो नीला होता है। और नमी युक्त सिलिका जेल का कलर कैसा होता है? गुलाबी होता है। ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई इसकी, और यहीं से टैपिंग देके ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, इसी के कुछ पूरे भाग को प्राइमरी बना लिया और थोड़े भाग को सेकेंडरी बना लिया। तो एक ही वाइंडिंग होने के नाते इसका नुकसान ये है कि ये मोर लॉस इसमें हानि कम होती है, एक ऑप्शन नहीं होगा। वजन में भी कमी आ जाती है क्योंकि एक ही वाइंडिंग होती है। वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होता है इसका। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। 249 का डी वाला ऑप्शन है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है कि द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता। हम बताएं ना, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग से निकाली जाती हैं। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या होता है? सेपरेशन नहीं होता, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी इसके सारे बेनिफिट्स हैं। इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होता है, इसका भार भी कम होता है, और इसमें हानियाँ भी कम होती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक ही वाइंडिंग से निकाले जाते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, और इनको अधिक टर्न रेशियो पर हम यूज नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। 250 क्वेश्चन देखते हैं, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? पोल माउंटेड, यहाँ पर देखिए ऐसा ट्रांसफार्मर जो पोल पे लगाया जाता है। हम अपने कॉलोनी में देखते हैं कि पोल खंभा गाड़ कर उसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा होता है। तो ट्रांसफार्मर कैसे जो है शीतलित होता है, कैसे ठंडा होता है? तो उसमें तेल भी भरा होता है और ऊपर जो आसपास की हवा हवा से भी वो ठंडा होता रहता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ठीक है, मतलब तेल जो भरा होता है उससे और नेचुरल एयर दोनों से वो ठंडा होता रहता है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 251 क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और स्टील का
संरचना क्या है या इनका अनुपात क्या है। तो ट्रांसफार्मर की कोर हमारी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, इसको याद रखिएगा, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है ट्रांसफार्मर की कोर, जिसमें स्टील हमारा 93% होता है और सिलिकॉन का होता है 7% होता है। ठीक है, सिलिकॉन हमारा 7% होता है, स्टील 93% होती है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। 252 क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। टैप चेंजिंग में हमने बताया था कि वाइंडिंग में टैपिंग होती है अलग अलग वोल्टेज की, तो उसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन में जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं कॉलोनियों में या घरों में, उसके वोल्टेज रेशियो को घटाने या बढ़ाने के लिए होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये कुल क्वेश्चन थे हमारे ट्रांसफार्मर के। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।